बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। अब आर्गुमेंटेटिव राइटिंग क्या होती है? वैसे तो बहुत सारा आपको आइडिया इसके नाम से हो जाएगा कि आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन करनी है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर आर्गुमेंट्स। जी, आर्गुमेंट्स आर पार्ट ऑफ एवरी बॉडी कन्वर्सेशन, whether it be persuading customers, negotiating with suppliers, और reasoning for a promotion। अब तीन जगह पर तो हम बेसिकली हम इसको बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा जी कि जब हमने कस्टमर्स को परसुएड करना हो, कायल करना हो, या फिर सप्लायर के साथ हमारी निगोशिएशंस होती हैं, या फिर हमने किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कोई लॉजिक्स क्रिएट करने हों, उसके लिए हम अपने आर्गुमेंट्स को बिल्डअप करते हैं। We develop arguments when such thinking is reasonable, involve evidences that appeals to the audience। अब जब भी हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को हमने उसको सेल करना है, तो डेफिनेटली हमें उसके लिए एक एविडेंस चाहिए, और एविडेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके जरिए से अपनी प्रोडक्ट को बेच सकें और ऑडियंस को वो चीज अपील करे। ऑडियंस को वो चीज अपील करे यानी ऑडियंस को वो चीज अट्रैक्ट करे। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू परसुएड ऑडियंस बाय वे ऑफ। अब ऑडियंस को कन्विंस करने का, उनको परसुएड करने का क्या तरीकेकार है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी कि एनालाइजिंग एन इशू। हम किसी भी मामले की एनालाइजेशन करते हैं, यानी उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जब हमने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है, या किसी सप्लायर के साथ निगोशिएट करना है, या फिर किसी कस्टमर को परसुएड करना है किसी प्रोडक्ट के खरीदने में, तो सबसे पहले तो हमें खुद पता होना चाहिए कि व्हाट द होल मैटर इज ऑल अबाउट, एंड स्पेशली अबाउट द प्रोडक्ट। हमें उस प्रोडक्ट के बारे में भी सारा कुछ पता होना चाहिए। जी, इस्टेब्लिशिंग ए बिलीफ। हम अपने अंदर भी और अपने कस्टमर के सामने भी एक बिलीफ को इस्टेब्लिश करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी नेसेसरी। हमने पिछले दिनों में एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग के अंदर कहा था, मैंने एक मुहावरा बोला था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, की जरूरत इजाद की माँ है। बट नाउ दिस फ्रेज हैज बीन रीफ्रेज्ड नाउ इट इज लाइक कि इन्वेंशन हैज बिकम द मदर ऑफ नेसेसिटी। नाउ द थिंग्स हैव बीन इन्वेंटेड बिफोर एंड दे हैव बिकम द नीड ऑफ द कस्टमर्स आफ्टरवर्ड्स। अब बिलीफ ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारी है, हमें पता है कि ये हमारे कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे कस्टमर्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। फिर है जी एक्सप्रेसिंग और डिफेंडिंग ए व्यू पॉइंट। अब हमने इलॉजिकली तो अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड नहीं करना। डेफिनेटली हमारे पास कोई रीजन होनी चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, हमारे पास कोई एविडेंस होगी, तभी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने बिलीफ को या अपनी प्रोडक्ट को डिफेंड कर पाएंगे। फोर्थ वन है जी कन्विंसिंग देम टू चेंज और अडॉप्ट ए कोर्स ऑफ एक्शन। अब जब हम अपने कस्टमर को कन्विंस करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर किस्म का एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लें, यानी हम हर प्रोडक्ट के इख्तिताम के ऊपर, यानी हर प्रोडक्ट की सेल के इख्तिताम के ऊपर हम ये चाहेंगे कि हर कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को खरीदे, और यही वो है कॉल ऑफ एक्शन जो हम चाहते हैं, चाहे वो हम एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कहें, या फिर हम रिटन कम्युनिकेशन के जरिए से उनको कन्विंस करें, उनको परसुएट करें, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए से हम उनको कन्विंस करें कि दैट यू हैव टू बाई आवर प्रोडक्ट एंड यू मस्ट बाई आवर प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट की मस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनके अंदर और अपने अंदर एक बिलीफ पैदा करना पड़ता है। अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक हमें सब कुछ पता होना चाहिए, और हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज को अपने कस्टमर के सामने भी पेश करना है। जी, अब इन बुलेट पॉइंट्स के नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई जी, वो मैं पढ़ रहा हूँ जी। कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट इज सेट टू बी एन आर्ट। अब ये एक फन है, एक स्किल कहलाती है। प्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट बीइंग combative, therefore it is important to construct arguments keeping in view of the following। अब उसने हमें कुछ लॉजिक्स बताए हैं,
कुछ रीजंस बताई हैं किस तरह से हम अपने आर्गुमेंट्स को विदाउट बीइंग कम्बैटिव हम क्या कर सकते हैं। हम इन पॉइंट्स के जरिए से हम अपने आर्गुमेंट्स को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और वो पॉइंट्स क्या हैं जी? नंबर वन, अ पर्पस एंड ए रीडर। The purpose of argumentative writing defines why something needs to be said and for whom it is targeted. अब सबसे पहले तो हमने दो चीजों का कहता ख्याल रखना है कि हमारा पर्पस क्या है। The purpose of argumentative writing defines why something needs to be said. जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था। जी हमारा टॉपिक है जी अ पर्पस एंड रीडर। द पर्पस ऑफ आर्गुमेंटेटिव राइटिंग डिफाइंस व्हाई समथिंग नीड्स टू बी सेड, कि ये बात हमें करने की क्यों जरूरत है। अब सबसे पहले तो हमने इस बात पे गौर करना है कि हम इस प्रोडक्ट के लिए या इस निगोशिएशंस के लिए या इस परसुएजन के लिए हमें इन बातों की क्या जरूरत है। और ये भी देखना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, यानी ये सारी बातें जो हैं, वो सारी एविडेंसेस जो हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं। ये सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं। यानी वी हैव टू लुक इनटू आवर ऑडियंस एज वेल। What is the caliber of the audience? What is the gender of the audience? What is the age and what is the education and cultural background of the audience? इन तमाम चीजों को हमें मद्देनजर रखना है। और उसके बाद है इज टू बी एस्टैब्लिश्ड ए कॉमन ग्राउंड। अब यहाँ पर कुदरती सी बात है कि एक कस्टमर का मेंट ऑफ माइंड कुछ और होगा, आपका मेंट ऑफ माइंड कुछ और होगा। हो सकता है वो पहले किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हो, या वो उसका कोई आइडियाज, उसके बिलीफ्स जो हैं या सेट प्रिंसिपल जो हैं वो कुछ और हों, लेकिन आपके प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे। तो फिर हमें एक दूसरे के आइडियाज को समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है, और अपने प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड स्टेटस को से थोड़ा सा पीछे भी हटना है। और फिर जब तक हम अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे नहीं हटेंगे, दोनों पार्टीज, कस्टमर भी और सेल्समैन भी, उस वक्त तक हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। और फिर रीडर को परसुएड करना है, कायल करना है। सेल्स का शोबा हो, मार्केटिंग का शोबा हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपने कस्टमर को, अपने रीडर को परसुएड करें और कायल करें और उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेकर आए, बट लॉजिकली। जी सेकंड लाइन है इसकी, और इवन टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड एविडेंसेस अगेंस्ट ए बिलीव्ड आइडिया। अब एक, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी के सेट प्रिंसिपल्स हैं, किसी के ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कोई मिथ है, कोई उसके बिलीव्ड आइडियाज हैं, आपको उसके अगेंस्ट जाकर कोई फैक्ट्स एंड एविडेंसेस देनी पड़ती। जी थर्ड लाइन में जी, नोइंग द की गोल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आर्गुमेंट एंड फॉर whom वुड हेल्प एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन ऑडियंस, पर्पस एंड टॉपिक। अब गोल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग एन आर्गुमेंट। अब आपके सामने एक आर्गुमेंट है और आपके सामने कुछ गोल्स मौजूद हैं, आपने उन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए अपने आर्गुमेंट्स को बिल्डअप करना है। यानी आप, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय डेस्टिनी एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट। आपने उन तमाम चीजों को अपने मद्देनजर रखना है और मद्देनजर रखते हुए अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करना है। एंड फॉर whom वुड हेल्प एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन ऑडियंस, पर्पस एंड द टॉपिक। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमने कहा पर्पस को पीछे रखें कि व्हाई यू आर टॉकिंग एंड व्हाई यू आर बिल्डिंग सो मेनी आर्गुमेंट्स। आपने इस चीज को अपने मद्देनजर रखा। फिर उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखा, और फिर साथ ही आपने अपने टॉपिक को भी मद्देनजर रखा कि दैट व्हाई यू आर टॉकिंग। सबसे पहला तो ये होगा कि पर्पस बिहाइंड इट। नंबर टू, द ऑडियंस टू whom यू आर टॉकिंग, एंड नंबर थ्री, द टॉपिक ऑन विच यू आर डिस्कसिंग एंड बिल्डिंग योर आर्गुमेंट्स। इन तमाम चीजों के मतलब आपने जो है वो आप दीज आर द बेसिक्स, दीज आर द कीज। इन्हीं के ऊपर आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो बिल्डअप करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी। कहते हैं जी, इफ द ऑडियंस इज डिफेंसिव, राइटर माइट जस्ट वांट टू शेयर द व्यू पॉइंट विद कंक्रीट फैक्ट्स एंड एविडेंसेस विद चॉइस ऑफ डिसीजंस रादर देन कन्विंस देम फॉर एन एक्शन।
अब समटाइम्स कुछ ऑडियंस होती है वो बड़ी स्टबन किस्म की होती है, बड़ी र्यूड किस्म की, समझ लीजिएगा, अपने आइडियाज के मतलब, नॉट बाय लैंग्वेज बट बाय आइडियाज, कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव वे के अंदर बैठे हुए हैं। दे आर नॉट रेडी टू बज एन इंच फ्रॉम देयर प्रीवियस स्टांस। अब ऐसी ऑडियंस के लिए आपको इंतहाई कंक्रीट किस्म की एविडेंस चाहिए होती है। अब उनके पास चॉइस ऑफ डिसीजन भी होना चाहिए। यानी अगर हम उनको एक जो हम लॉजिक देते हैं, पर दूसरा देते हैं, पर तीसरा देते हैं, कभी कभार हम उनको एक प्रोडक्ट देंगे, फिर दूसरी प्रोडक्ट देंगे, फिर तीसरी प्रोडक्ट देंगे, उनको चॉइस चाहिए होती है। इसी तरह से जब हम उनके साथ निगोशिएट करते हैं तो निगोशिएट करते वक्त भी हम उनके सामने मुख्तलिफ किस्म की डील्स रखते हैं, ताकि वो कम से कम ये नहीं हो सकता कि वो एक डील को अगर रिजेक्ट करते हैं तो देयर मस्ट बी सम ऑल्टरनेटिव फॉर देम। इसी तरह से जब देखते हैं कि कस्टमर है, तो कस्टमर के सामने अब हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शर्ट्स रख देते हैं, ताकि उनके पास जो है वो चॉइस का एलिमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। समटाइम्स इफ द कस्टमर फील्स दैट दिस शॉप इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ वैरायटी, तो फिर वो उस शॉप को छोड़कर चला जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने पास वैरायटी ऑफ आइडियाज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस रखेंगे, तो फिर ये उन कस्टमर्स के लिए है दोस्त हु थिंक, कि वो फील करते हैं कि भाई शायद इनके पास जो है वो वैरायटी नहीं है या ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं होते, या फिर वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव किस्म के होते हैं और अपने सेट प्रिंसिपल से हटने की कोशिश ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए हमें एक कंक्रीट आइडियाज की जरूरत होती है। सेकेंड एग्जांपल्स में उसका टॉप पॉइंट लिखा हुआ है जी, इस साइंटिफिक रिसर्च स्टडी कैन क्लेम सर्टेन हाइपोथेसिस टू बी ट्रू बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स रादर देन हेयरसे रिपोर्ट्स। आपने कभी देखा होगा कि जब आप एड्स देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, तो उसमें कभी कभार आपको कुछ डॉक्टर्स नजर आते हैं, और उन्होंने वाइट कोट पहना होता है और गले में स्टेथोस्कोप लटकाया होता है, और वो फिर किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के मुतालिक अपने आर्गुमेंट्स को बिल्डअप कर रहे होते हैं। Sometimes this can be based on the hypothesis, sometimes it is based on the actual research of the scientists and the doctors. अब ये किसी भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन लोगों को लेकर आना, यानी इन लोगों से मुराद किसी डॉक्टर को लेकर आना, या फिर किसी साइंटिस्ट को लेकर आना, या फिर किसी ऐसे सेलिब्रिटी को लेकर आना जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, तो उनको लेकर आने का मकसद भी ये होता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के मुतालिक इसके ऊपर एक स्टैंप लगा सकें। और ये दिस इज एन, यू कैन से, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स है। और फिर वो अपने कहते हैं जी के तजर्बे से हमने वाजे किया है, कि ये बात वाजे की है कि ये एक प्रोडक्ट जो है दैट इज अ जेन्युइन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट इज हैविंग सम साउंड बेस। अब ये हियर से रिपोर्ट्स नहीं होती, यानी दाएं बाएं से सुनकर हम अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स हम अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करते हैं। जब हम फैक्ट्स के ऊपर और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के ऊपर अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी कैन कन्विंस एंड वी कैन परसुएड द कस्टमर्स, स्पेशली दोज कस्टमर्स हु आर वेरी डिफेंसिव इन देयर आउटलुक। उसके बाद आते हैं जी हम क्लेम। अ क्लेम इज द पोजिशन टुवर्ड्स द कॉन्टेस्टेड इशू। अब कॉन्टेस्टेड इशू से मुराद क्या, कि एक मामला ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, जिसके बारे में लोग जो हैं वो अपने अपने आइडियाज को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये क्लेम ऐसा है, ये दावा है, ये मेरा दावा ये है, उसका दावा ये है, उसका दावा ये है। तो ऐसे चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। A claim in an argumentative writing and may also be referred to as an argumentative statement। यानी जब आप किसी चीज के मुतालिक क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, तो ये भी एक आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट के जुमरे में आता है। A writer might want to consider taking a position based on his her knowledge, experience, values and beliefs or assumptions। अच्छा, एक राइटर है, उसने अपनी एक पोजीशन ली है, यानी उसने अपने एक आइडिया को बिल्डअप किया, उसने एक बिलीफ को बिल्डअप किया है। अब वो बिलीफ किन बेसिस के ऊपर है, वो उसके नॉलेज के बेसिस के ऊपर है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर है, उसके वैल्यूज और उसके बिलीव्स के बेसिस के ऊपर है। या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज अजम्पशंस, कि उसने अपने जहन के अंदर कुछ तस्वुराती खाके भी पैदा किए। लेकिन ज्यादातर आमतौर पर किसी भी राइटर का जो क्लेम होता है वो उसके नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है, या उसके वैल्यूज के ऊपर बेस करता है, कि जिस माशरे में वो रह रहा है उसके इर्द गिर्द का माहौल क्या है, उसके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर किस तरह का है, उस बेसिस के ऊपर वो अपने आइडियाज को बिल्डअप करता है जी। और वेल रिटन क्लेम वुड नीड टू बी बैक्ड बाय एविडेंसेस। अच्छा,
आपने अपने वैल्यूज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर किसी क्लेम को बिल्डअप किया, लेकिन इट हैज टू बी बैक्ड बाय सम काइंड ऑफ ए एविडेंस। उसके लिए आपको एविडेंस की बड़ी जरूरत है। अगर एविडेंस के साथ कहता है अगर आप बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और आपने तमाम लोगों को कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर लेकर आना। यानी जैसे अभी मैंने कहा था कि आपको ऐसा आइडिया बिल्डअप करें, बिल्डअप करने के बाद जो दूसरों के सेट बिलीफ्स के ऊपर हर्ट भी ना करें, लेकिन उनको यू आर गोइंग टू ड्रैग दोज पीपल एंड ड्रैग द आइडियाज ऑफ दोज पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपनी तरफ लेकर आते हैं। और अपनी तरफ लेकर आने का मकसद क्या है? क्या, ताकि आप उनके सामने एक नई चीज को बिल्डअप कर सकें। लेट्स सी जी, अब एग्जांपल्स देखते हैं जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। एक है नंबर वन, क्लाइमेट चेंज। एंड एवरीवन नोज अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज अ रिसेंट बज। अब ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की स्टेटमेंट है, यानी कि हम सब लोग कहते हैं कि आजकल सारे लोग इसी चीज के मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं। अब क्लेम क्या? रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरमेंट बाय 10%। मैंने पहले भी आप लोगों को ये एक वंस अगेन एक फ्रेज सुनाई थी फ्रांसिस्कन बेकन की, उसमें उसमें कहा था, उसने कहा था कि जी के जो कॉमन मैन है, ये ऑलवेज डिस्कस अबाउट द पर्सनालिटीज, एंड द एवरेज मैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट द इवेंट्स, एंड द ग्रेट पीपल ऑलवेज डिस्कस अबाउट द आइडियाज. And if your ideas have been backed by some kind of an evidence, then it means that it's a strong belief. It becomes a strong belief. अब जैसे कि इसमें उसने एक स्टेटमेंट तो यह है कि आजकल सारे लोग क्लाइमेट चेंज के मुतालिक बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदे ने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं अगर हम प्लास्टिक बैग्स को रोक लें, और अगर हम 10% भी प्लास्टिक बैग्स को खत्म करने में कामयाब हो जाएं, या प्लास्टिक बैग्स को मुकम्मल तौर पर भी खत्म करने में कामयाब हो जाएं, तो वी कैन रिड्यूस द क्लाइमेट एंड वी कैन सेव द क्लाइमेट बाय 10%। तो कम से कम 10% का फर्क पड़ सकता है। अब ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होगा, बेस्ड ऑन नॉलेज होगा, बेस्ड ऑन जो एजम्पशंस भी हो सकते हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द एविडेंसेस। सेकंड है जी, प्रोडक्ट प्राइस। अब ये हम सब जानते हैं आजकल चीजों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन इसका क्लेम क्या है कि प्राइस इंक्रीज इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन प्रोडक्ट फीचर्स आर एनहांस्ड। अब हमारे नजदीक हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर प्राइसेस रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, ये एक आर्गुमेंट है, दैट्स एन ऑर्डिनरी काइंड ऑफ एन आर्गुमेंट। लेकिन हम ये समझते हैं कि प्राइस उसी वक्त बढ़नी चाहिए अगर आप उसकी वैल्यू को भी बढ़ाएं, अगर उसके फीचर्स को भी बढ़ाएंगे, अगर आप उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, तो फिर प्राइस बढ़नी चाहिए। ये एक आपका क्लेम है, एंड दिस क्लेम इज बेस्ड ऑन सम रीजन। फिर जी, पे रिडक्शन। कंपनी रिड्यूसेस एम्प्लॉयज पे विदाउट नोटिस, बगैर किसी उन्होंने ऐलान के उनकी प्राइसेस को, उनकी पे को कम कर दिया। पे डिक्रीज रिड्यूसेस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। अब उसका क्लेम क्या? अब इसका आर्गुमेंट्स हम बिल्डअप कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे की पे को डिक्रीज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी कम हो जाएगा। यानी अगर आप उसको ये समझ लीजिए कि उसको आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपने उसको इनकरेज करने की बजाय आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया। अगर वो आप उसको प्राइस कम देंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू डिक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी लेवल। एयर फेयर है जी। आई हैव टू पे एक्स्ट्रा 4K फॉर माई फ्लाइट टू इस्लामाबाद। एयर फेयर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल प्राइसेस। अब हम सिर्फ ये कह देते हैं जी कि फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने के लिए 4,000 रुपए का किराया देना पड़ गया या एक्स्ट्रा देना पड़ गया, लेकिन हम कहते हैं कि प्राइसेस जो हैं ये एडजेसेंट होती हैं फ्यूल प्राइसेस के साथ। अगर फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली जो फेयर्स के रेट हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। फिर लास्ट में आता है जी, रोबोट्स। रोबोट्स टू टेक 20 मिलियन जॉब्स बाय 2030। Our existing workforce are living in a fear of losing jobs to robots near future. अब ये तो एक अच्छी बात है कि रोबोट जो हैं 2030 तक तकरीबन 20 मिलियन जॉब्स ले जाएंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें इस चीज को भी देखना है कि वो एम्प्लॉयज जो कि काम कर रहे हैं जिनको रोबोट्स रिप्लेस करेंगे, तो उनका क्या होगा? तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स, तो अपनी जॉब्स को भी छोड़ देंगे। तो ये हमने इस वक्त तक पांच किस्म के हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया, और उसके साथ हमने क्लेम स्टेटमेंट्स को भी काम किया कि जहां पर हम ये दावा करते हैं, हमारा ये क्लेम है ऑन द बेसिस ऑफ आवर वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जम्पशंस, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट्स, कि जिस तरह से हमने अपने आर्गुमेंट्स को बिल्डअप करना। जी, दूसरे नंबर पे आता है जी, सपोर्ट और एविडेंस।
Supporting sentences are verified evidence, involve reasons that are used to back a particular claim or position taken in an argumentative writing. अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। अभी देखो, पहले हमने लेवल पर क्या किया था कि हमने एक एविडेंस को और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बेसिस के ऊपर जो हमने आर्गुमेंट्स बिल्डअप किए थे उसका क्लेम स्टेटमेंट लिखी थी। अब उसी क्लेम स्टेटमेंट के अंदर हम कुछ इजाफा करने लगे हैं, और ये वेरीफाइबल एविडेंसेस होती हैं, यानी आप कहीं से भी वेरीफाई करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी फाउंड एज ए ट्रुथ। जी। क्लेम है रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरमेंट बाय 10%। अब यहां पर हमारी क्लेम स्टेटमेंट थी, अब इसके साथ हम सपोर्टिव स्टेटमेंट लेकर आने पड़ लगे हैं। इंक्रीज इन प्लास्टिक ओवर द इयर्स हैज कॉज्ड लॉस ऑफ सी लाइफ बाय 10%। अब ये भी हमने देखना है कि अब हमने कहा कि अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक और नुकसान भी है। एक तो ये हमने कहा था कि हम क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं 10% तक, लेकिन अगर हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को हम ये भी बता रहे हैं कि इसकी वजह से जो सी लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, तो ये हमारी सपोर्टिव स्टेटमेंट है हमारे आर्गुमेंट के लिए। प्राइस इंक्रीज इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन प्रोडक्ट फीचर्स आर इनहांस्ड। अब इसके साथ हमारी सपोर्टिव स्टेटमेंट क्या आ रही है जी? कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू पे एडिशनल चार्जेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। अगर फीचर्स आप बढ़ा नहीं रहे, अगर आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा नहीं रहे, तो कभी भी आपका जो कस्टमर है वो प्राइस आपको एक्स्ट्रा नहीं देगा, वो आपको एडिशनल चार्जेस नहीं पे करेगा। थर्ड वन है जी, पे डिक्रीजेस रिड्यूसेस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। अभी हमने आर्गुमेंट्स पढ़ा था कि अगर आप उसकी पे को कट करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से हम वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है जी? एम्प्लॉयज विद डिडक्टिव पे हैव रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम वर्क। और जिनकी आप पे काटेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? दे आर गोइंग टू रिमेन एब्सेंट, वो छुट्टियां करना शुरू कर देंगे। इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग द पे। फिर अगर आपने हमने कहा जी कि जो एयर टिकट्स के प्राइसेस हैं वो आपके फ्यूल प्राइसेस के साथ एडजेसेंट हैं, तो इससे हम सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या लेने लगे हैं जी? फ्यूल सप्लाई टू एयरलाइंस हैज बीन लिमिटेड कॉजिंग इंक्रीज इन द एयरफेयर। डिमांड एंड सप्लाई का असूल है जी। आप सब लोगों को पता है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना सॉरी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस फिर डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक तो फ्यूल वैसे ही अवेलेबल नहीं, और फ्यूल की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। तो फ्यूल की सप्लाई कम होने की वजह से और नंबर टू एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो एयर फेयर हैं वो इंक्रीज होने लगे हैं। आवर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर लिविंग फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स टू रोबोट्स इन नियर फ्यूचर। इसके लिए हमने सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या ली जी? नॉर्थ अमेरिकन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वेंडर सोल्ड 14,583 रोबोट्स। अब ये हमारे पास एक सॉलिड किस्म की एविडेंस मौजूद है कि नॉर्थ अमेरिकन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि 14,583 रोबोट्स को सेल किया। इसका मतलब है कि ये जब रोबोट्स मार्केट में आएंगे तो दे आर गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ द वर्कफोर्स, जो कि हाथों से काम करने वाले लोग हैं या इनके पास इतने स्किल और इतना एक्सपीरियंस नहीं मौजूद, तो ऑटोमेटिकली दोज पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। फिर आते हैं जी हम अपने फैक्ट्स एंड ओपिनियंस की तरफ। इन कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट्स फैक्ट्स ओपिनियंस और assumptions may be used. A fact is something that is known with certainty or is considered universally true. अब एक फैक्ट होता है जिसको सारी दुनिया के लोग जो हैं वो सच मानते हैं, और वो सच होता भी है बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हम कहते हैं कि गॉड इज वन, और फिर हम कहते हैं अर्थ इज एलिप्टिकल। अब ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सारी दुनिया में माने जाते हैं। जबकि ओपिनियन क्या है? वेयर एज एन ओपिनियन इज ए पर्सनल बिलीफ और जजमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नॉलेज। अब बिलीफ में यानी फैक्ट में और ओपिनियन में फर्क क्या है? ओपिनियन बेस करता है आपके पर्सनल नॉलेज के ऊपर, आपकी अपनी जजमेंट के ऊपर, या आपके अपने पर्सनल बिलीफ के ऊपर। हम अपने नजरियात की रोशनी में कोई ना कोई अपना बिलीफ बना लेते हैं। हमने अपना कोई आइडिया जो है ना वो बिल्डअप कर लेते हैं। फैक्ट्स आर समथिंग एल्स एंड ओपिनियंस आर समथिंग एल्स। फैक्ट्स वो हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे माने जाएंगे। ओपिनियंस वो हैं जो हम अपने
कुछ तजर्बात की रोशनी के अंदर जो हम अपने ओपिनियंस को बिल्डअप करते हैं, जो बिलीफ की रोशनी के अंदर ओपिनियंस को बिल्डअप करते हैं, वो हमारे ओपिनियंस कहलाते हैं। उसके अंदर किसी हद तक सच्चाई भी होती है, लेकिन शायद उसके अंदर हमारा अपना एक्सपीरियंस जरा ज्यादा काउंट करता है। सेकेंड लाइन है जी इसकी, द assumption इज दैट बिलीफ विदाउट एनी प्रूफ और सपोर्ट क्लेम। अब assumptions किसको कहते हैं, पहले अब तीसरी चीज हमारे पास आ गई। नंबर हमने हमने फैक्ट को पढ़ा, नंबर टू हमने ओपिनियन को पढ़ा, अब हम assumptions को पढ़ने लगे। assumptions एक ऐसा बिलीफ है जिसके ऊपर जिसमें कोई प्रूफ मौजूद नहीं, जिसके अंदर कोई सपोर्टिव क्लेम मौजूद नहीं। अब वंस अगेन हम तीनों चीजों को रिवाइज कर देते हैं। फैक्ट हमने कहा इट हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ओपिनियंस दे आर बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। जबकि एजम्पशंस क्या हैं, एजम्पशंस ऐसे बिलीफ को कहते हैं जिनके जिनके साथ हम कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं दे पाते, जिनके साथ हमारे पास कोई सपोर्टिव बिलीफ मौजूद नहीं, वो एज्यूम करते हैं, हम तसव्वुर कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर हम हमारे पास कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी बिलीफ मौजूद नहीं होता। जी, these statements when used in arguments must be distinctly identified as each may have a different impact or underlying meaning for the reader। जब भी आपने आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करनी है तो वो कहता है कि इनके साथ आप बताएं, यानी ये फैक्ट है, ये मेरा ओपिनियन है, और ये मेरी एजम्पशंस हैं। ये जब तक आप नहीं बताएंगे उस वक्त तक आप भी क्लैरिटी के अंदर नहीं आएंगे। फर्ज करें अगर आप अपने अजम्पशंस को ओपिनियन कहना शुरू कर दें या अपने ओपिनियन को एक फैक्ट कहना शुरू कर देंगे, तो ये आपके लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपके कस्टमर के लिए, आपके ऑडियंस के लिए भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। जी, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंसेस बेस्ड स्ट्रक्चर कंटेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स segregating facts from opinions to support main ideas. Experts' opinions are also used in written messages to back one's own opinions. अब लेट्स सी, जब हम एग्जांपल्स के ऊपर जा रहे हैं, a fact or an opinion can be identified with indicated words as, अब यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1 किलोग्राम, इट्स ए यूनिवर्सल फैक्ट। अब इस यूनिवर्सल फैक्ट को हमने पूरे लॉजिक के साथ या पूरी एविडेंस के साथ पेश किया। The study found confirms that atom consist of particles। अब ये भी एक हमारे पास एक फैक्ट के तौर पर आ जाती है चीज। और फिर थर्ड वन है जी, अकॉर्डिंग टू कोविड-19 इज अ वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये एक हकीकत है, इट्स अ फैक्ट। अब ये तीनों जो हमने एग्जांपल्स दी, दीज आर द फैक्ट्स एंड दीज आर हैविंग सम सर्टेन लॉजिक्स एंड रीजंस बिहाइंड इट। फिर आते हैं जी उसके बाद ओपिनियन में, इन माय व्यू इट इज बेटर टू लिव इन यूके देन इन यूएसए। अब इस बंदे ने अपने पर्सनल अजम्पशंस के बेस के ऊपर, सॉरी अपने पर्सनल ओपिनियंस की बेस के ऊपर बताया कि इट इज बेटर टू लिव इन यूके देन इन यूएसए। दूसरे नंबर पे, आई थिंक इट इज कोल्डर देन यस्टरडे, ये उसका ओपिनियन, ये वो फील कर रहा है। तीसरे नंबर पे, इट इज क्लेम दैट लीगल एज फॉर ड्राइविंग मस्ट बी 15, ये उसने अपना ओपिनियन बयान किया कि 18 की बजाय शायद 15 साल उसको ने कहा जी कर दी, ये उसका अपना एक्सपीरियंस है। जी, वुड इट मेक द आर्गुमेंट स्ट्रॉन्गर और वीकर। अब हम सबसे पहले क्लेम को, उसके बाद हमने सपोर्टिव स्टेटमेंट ली थी, उसके बाद हम अपने फैक्ट और अपनी ओपिनियन को भी इसके साथ लेकर चलेंगे। रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प सेव एनवायरमेंट बाय 10%। नंबर टू, इंक्रीज इन प्लास्टिक ओवर द ईयर्स हैज कॉज्ड द लॉस ऑफ सी लाइफ बाय 100% या 10%। जी, फिर फैक्ट ओपिनियन है, इज द फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन बाय whom। अब ये बातें कहां से प्रूव हुई, ये हम अपना फैक्ट भी चाहते हैं और हम अपनी ओपिनियंस के ऊपर भी बेस करना चाहते हैं कि ये बातें कहां से पता लगी, इसके पीछे क्या सॉलिड एविडेंस है। फिर नंबर टू, प्राइस की हमने जिक्र किया था, हम इसके फैक्ट और ओपिनियन के नीचे वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इज द ओपिनियन जर्नल और बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। क्या ये आपका ओपिनियन जर्नल है या फिर इंडस्ट्री में किसी बंदे ने दिया है, यानी किसी फैक्ट है आपके पास, कोई ऐसी रिनाउंड पर्सनैलिटी है जिसने ये हकीकत बयान की हो, जिसने ये फैक्ट बयान किया हो, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। फिर पे रिड्यूस के या डिग्रीज के बारे में हमने थर्ड आर्गुमेंट पढ़ते हैं अपने फैक्ट और ओपिनियन का। वुड इट मेक द आर्गुमेंट स्ट्रॉन्गर और वीकर। जब आप ये लोग बताएंगे कि इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम होती है
और इस की वजह से लोग छुट्टियां भी करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये आपके आर्गुमेंट को स्ट्रोंगर बनाएगा या वीकर बनाएगा, ये हमने फैक्ट अपने ओपिनियन को चेक करना है। फिर एयर फेयर के बारे में हम देखते हैं, थर्ड आर्गुमेंट फैक्ट और ओपिनियन के बारे में। इज द ओपिनियन जर्नल और बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। वंस अगेन, कि ये बातें जो हैं कि फ्यूल प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाती हैं तो क्या होगा, और अगर फ्यूल प्राइसेस की सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होगा, और अगर इंक्रीज होता है फेयर तो क्या होगा। तो क्या ये किसी एक्सपर्ट ने हमें बताया है या फिर हम वैसे ही अपने चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं। और लास्ट में जी रोबोटिक वाला, इसमें हम लास्ट में पढ़ें जी, इज द सोर्स ऑथेंटिक विच ईयर। यानी जब भी हम किसी आर्गुमेंटेटिव ऐसे को पढ़ते हैं, अगर किसी ने कोई क्लेम किया या उसके अंदर कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट दी, तो हमारे अंदर ये क्वेश्चंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये एक सच बात है, क्या ये फैक्ट है, क्या क्या किसी रिनाउंड पर्सन ने इसके साथ हमें कोई बताया है, इसके साथ कोई एविडेंस दिया है, कोई आर्गुमेंट्स बिल्डअप किए हैं उसने कि नहीं। ये ऑटोमेटिकली एक ऐसे आदमी के जेहन में आती है जो कि चीजों को कथारसिस करता है, जो कि चीजों का एनालिसिस करता है। उसके जेहन के अंदर हंड्रेड्स क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, सवालात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं जी, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स टू है, वो हम पढ़ते हैं। ओके जी, सबसे पहले है जी, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन सेव अप टू एनवायरमेंट बाय 10%। प्लास्टिक टेक्स years टू डिकम्पोज देन अदर मटेरियल्स। अब ये भी हमें पता है कि हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में। यानी प्लास्टिक जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता और सैकड़ों सालों तक एज इट इज रहता है। तो ये भी हमारा एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट टू है हमारे पास। फिर नंबर टू, प्राइस इंक्रीज इज ओनली जस्टिफाइड व्हेन प्रोडक्ट फीचर्स आर enhanced। इसकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट है जी, आवर प्रीवियस ट्रेंड शोज दैट विद माइनर चेंज इन कलर क्लाइंट्स हैव पेड एक्स्ट्रा। अब हमने कहा कि कुछ चीजें जो हैं, अगर हम अपने फीचर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर अगर हम ये कहें कि हम माइनर चेंजेस की वजह से, माइनर चेंजेस की वजह से अगर हम ये समझें कि थोड़ी सी सिर्फ चेंजेस आई हैं और उस चेंजेस की वजह से अगर प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो दैट्स वेरी बैड। तो मेरा ख्याल है कि शायद इतनी छोटी सी वजह से शायद हमारे जो कस्टमर है वो हमारी प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा प्राइस में ना खरीदे। जी फोर्थ पॉइंट है जी, एयर फेयर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल प्राइसेस। इन लॉन्गर फ्लाइट्स फ्यूल assumptions consumptions increases which directly impacts the cost of flying। अभी हमें पता है कि जब हम लॉन्गर फ्लाइट्स लेते हैं तो फ्यूल ज्यादा खर्च होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सपोर्टिंग स्टेटमेंट सेकंड हो गई। और फिर लास्ट में आता है जो रोबोटिक्स वाले में पढ़ते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 2000 या 2,65,000 रोबोट्स आर करंटली डिप्लॉयड एट फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। इतने रोबोट्स हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये एक वंस अगेन इट्स अ फैक्ट, ये हकीकत है, ये एक एविडेंस है, और ये हमारी सपोर्टिंग स्टेटमेंट टू आ गई। फिर आते हैं जी रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। For argumentative pieces, writers may paraphrase opinions or provide statistics or would want to provide a direct quote. In either case, referring to information sources is essential. In providing arguments, authentic and credible citation or source would create a likely impact than those backed by general opinions. There are proper formats for citation or using direct or paraphrased information for academic purpose. These formats may include APA, MLA और शिकागो स्टाइल। अच्छा जी, आर्गुमेंटेटिव पीसेस क्या हैं, पहले तो ये देखते हैं। कहते हैं इनके अंदर आपकी ओपिनियंस हो सकती हैं, आप इनके अंदर कोई स्टैटिस्टिकल डाटा दे सकते हैं, या फिर किसी बंदे की कोई डायरेक्ट कोटेशन बयान कर सकते हैं। अब रेफरिंग टू इंफॉर्मेशन सोर्स इज एसेंशियल। ये बात याद रखिएगा कि आपने जिस सोर्स का जिक्र कर रहे हैं उस सोर्स के मुतालिक आपने हमें बताना है। अगर वो सोर्स क्रेडिबल होगा, अगर वो सोर्स ट्रस्टवर्दी होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका सोर्स कोई नहीं और आपके ये जनरल ओपिनियंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो शायद आपकी बात को कोई ना माने।
हमेशा एक ऐसे सोर्स का जिक्र करते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी भी होगा, जो क्रेडिबल भी होगा। बट इफ ऑल दीज आर्गुमेंट्स आर बेस्ड ऑन योर ओन ओपिनियन एंड यू आर नॉट गोइंग टू गिव अस सम काइंड ऑफ रेफरेंसेस और गिविंग अस साइटेशन, देन योर ओपिनियंस आर गोइंग टू बी वेरी वीक। तो शायद आपकी बात को बहुत ज्यादा लोग ना तस्लीम करें, ना माने। For example, plastic takes years to decompose than other material, WER 2017। ये हमने एक रेफरेंस दे दिया कि आप गूगल पर जाकर WER को सर्च करें तो आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स आ जाएगा, एक हवाला आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। आप इसको देकर अपने चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकेंड है जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 2,65,000 robots are currently deployed at factories across the country। अब RIA 2016, ये हमने आपको एक सोर्स बताया। आप यहां पर जाकर अपने इस हमारे इस क्लेम को रीचेक कर सकते हैं। फिर है जी, एन अपील, आर्गुमेंट्स परसुएड रीडर्स टुवर्ड्स सर्टेन एक्शंस बाय वे ऑफ अपील्स। अपील्स may be logical, using facts and statistics, emotional, triggering emotions of fear, love or hate। अपील क्या है जी? अपील्स में बी लॉजिकल, इसमें आप फैक्ट्स इस्तेमाल करें, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करें, या फिर इमोशनल हो सकती है। ट्रिगरिंग इमोशंस ऑफ फियर, लव और हेट। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अपील्स लॉजिकल हैं, इमोशनल हैं, एथिकल हैं। तीन तरह से, लॉजिकल, इमोशनल एंड एथिकल। जब लॉजिकल में आएंगे तो फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स को जिक्र करेंगे। जब इमोशनल में आएंगे तो फिर हम कहेंगे कि इट इज गोइंग टू ट्रिगर योर फियर, लव एंड हेट। फियर, लव एंड हेट, इमोशंस में तीन किस्म के हम इमोशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। एक में हमने कहा फियर है, एक लव है, एक हेट है। जबकि एथिकल में आएंगे, एथिकल में वैल्यूज एंड बिलीव्स। अब तीन चीज किस्म के, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। नंबर वन, लॉजिकल। नंबर टू, इमोशनल। नंबर थ्री, एथिकल। लॉजिकल में आएगा फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इमोशनल में आएगा फियर, लव और हेट, और जबकि एथिकल में आएगा आपकी वैल्यूज एंड आपके बिलीव्स। जी। The appeals may be used as per the reader. Since the audience preferences and levels of persuasion vary, therefore arguments should be framed around appeals that are likely to influence action। अब हमने कहा कि ऑडियंस के बिलीव्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज है। दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर ओन बिलीफ, दे आर हैविंग देयर ओन ओपिनियन। अब हर बंदे के ओपिनियंस एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, इसलिए हमें आर्गुमेंट्स को कैसे बेस करना पड़ेगा? हमें इन तीन चीजों के ऊपर बेस करें। सबसे पहले हमने कहा कि हम उनको लॉजिकली बताएं। नंबर टू, हमने कहा हम उनको इमोशनली बताएं। नंबर थ्री, हमने उनको बताया कि हम उनको एथिकली बताएं, क्योंकि उन्होंने जो अपने सेट प्रिंसिपल्स पहले रखे हैं वो भी इन्हीं तीनों बेसिस के ऊपर रखे हुए हैं। अगर हम नए आर्गुमेंट्स लेकर आना चाहते हैं और उनके सेट बिलीव्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, तो फिर हमें सबसे पहले लॉजिकली बात करनी पड़ेगी, फिर इमोशनली बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर एथिकली हमें बात करनी पड़ेगी। मैं आपको एक, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं एक कोई भी प्रोडक्ट, सेंसोडाइन, एक टूथपेस्ट है सेंसोडाइन का, आप इस्तेमाल करते हैं। हमने तो बताया कि हम उसको लॉजिकली कैसे बिलीव करते हैं। हम फैक्ट्स बताते हैं कि जी इसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। हम स्टैटिस्टिकली ये बताते हैं कि इतने लोग जो परेशान हैं अपने दांतों में गंदगी लगने की वजह से, जख्मी होने की वजह से, पीले होने की वजह से, आप इसको इस्तेमाल करें। और फिर हम इसको स्टैटिस्टिकली ये भी बताते हैं कि हम अपने ISO 2000 से मंजूर शुदा है, या अमेरिकन लेबोरेटरी से तस्दीक शुदा है, या फिर किसी डॉक्टर को, ऑथेंटिक डॉक्टर को बीच में इंक्लूड कर देते हैं, तो वो स्टैटिस्टिकली इस्तेमाल होता है। फिर जब आते हैं ना कि इमोशनली, जब आपने देखा होगा कि हर एडवर्टाइजमेंट जब भी स्टार्ट होती है ना, वो बेस करती है आपके वीकनेसेस के ऊपर, आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं। अगर एक खातून बैठी हुई है तो आपने देखा होगा कि शी इज स्क्रैचिंग हर हेड, और उसके कंधे के ऊपर अगर डैंड्रफ गिर रहा है, तो आप उसको इमोशनली, यू कैन से, वी कैन से दैट वी आर ब्लैकमेलिंग हर, और हम बताते हैं कि उसकी अब ये नीड है, क्योंकि उसकी जरूरत बन गई, हमारी प्रोडक्ट के बगैर उसका गुजारा नहीं है। अब हमने उसको इमोशनली उसका अत्याचार किया, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया हमने उसको, और उसको हमने ये बताया कि अगर तुम हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगी
तो फिर ही तुम्हारे बालों के अंदर से डैंड्रफ खत्म होगी, तुम्हारे बाल जो है उस तब लॉन्ग लेंथी स्मूथ और सिल्की तब ही होंगे जब आपने हेड एंड शोल्डर को इस्तेमाल करना है। फिर उसको हमने कहा कि उसको हमने एथिकली भी कहा कि उसके कुछ बिलीफ्स बने हुए थे, यानी डेफिनेटली शी मस्ट बी यूजिंग सम काइंड ऑफ ए शैम्पू। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक और देता हूं कि एक वसीम अकरम साहब ना एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर आते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में वो बताते हैं कि अगर आप के पास आपके पास कपड़े हैं, गंदे कपड़े, कहते हैं ये वाले गंदे कपड़े जो हैं वो हम एक आम से सर्फ में डुबोते हैं और धोते हैं, और ये वाले जो हैं वो हम एरियल में डुबोएंगे, या सर्फ एक्सेल व्हाट्सएवर जो भी है साइड में। जब आप आम सर्फ में के अंदर भिगोते हैं और उसको धोते हैं तो फिर भी दाग रह जाते हैं, और फिर अगर आप इसको सर्फ एक्सेल में या फिर एरियल में धोते हैं या बोनस में धोते हैं तो आप देखते हैं कि वो कपड़े चमक दमक के साथ आते हैं। ये एक आपको एथिकली कहा कि आपके कुछ सेट प्रिंसिपल्स बने हुए थे कि आपने इस्तेमाल किया हमेशा एक पर्टिकुलर किस्म का एक आपने इस्तेमाल किया एक सर्फ। लेकिन जब आपके एथिकल बिलीव्स को उन्होंने रिप्लेस किया एक नए सर्फ के साथ, तो आपके जहन में वो बात बैठ जाती है कि भाई हाँ, मैं तो हमेशा इस सर्फ से धोता था तो इसकी वजह से दाग रह जाते थे, और आज हमने एक नए सर्फ को इस्तेमाल किया, उसकी वजह से हमारे पास एक नया जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। तो इसको आप मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इसको आप डी मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि हमने किसी की प्रोडक्ट को डीफेम करके अपनी प्रोडक्ट को सेल किया। अब ये भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें अपील करती हैं, ये चीजें हमारी ऑडियंस को अपील करती हैं कि अगर हम अब हमें अंदाजा लगा कर कंपैरिजन करके भी पेश किया जाए कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं। इसी तरह से कई आप सीमेंट की एड्स देखते हैं या पेंट की एड्स देखते हैं, उसमें भी दिखाते हैं अगर आप सस्ता पेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर पे कभी भी सफेदी नहीं टिकेगी, और एक ही बारिश की बात है कि उसके बाद आपकी सफेदी जो है वो या पेंट जो है वो गिर जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे तरीकेकार आजमाते हैं अपने ऑडियंस को अपील करने के लिए। अब आते हैं जी इसके एग्जांपल्स पे भी देख लेते हैं जी। एग्जांपल है जी, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2016 अलोन, North American airline vendors increased their prices by 8%, costing around 817K dollars per flight। अब हमने इस 2016 का जिक्र किया, अब हमने ईयर के ऊपर भी आ गए, नॉर्थ अमेरिकन एयरलाइन का भी जिक्र किया, और हमने उनको मतलब भी बताया, स्टैटिस्टिकली बताया कि 8% हमने कॉस्ट इंक्रीज की है, और इतनी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी पर फ्लाइट। ये लॉजिकल बात है, ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताई। अब इमोशनल पर आते हैं। Since airlines are increasing their prices, people with economic profits are avoiding travel and booking lesser flights as compared to previous years। अब आप इमोशनल में हमने तीन चीजों को पढ़ा था, फियर लव एंड हेट। ओके, ये बात अपने जेहन में रखिएगा। अब हम इस एग्जाम्पल को एक दफा फिर पढ़े हैं। कहते हैं सिंस एयरलाइंस आर इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ गई, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जो हैं वो लोगों के वो कम होते जा रहे हैं, इस वजह से लोग अपनी एयर ट्रैवलिंग भी कम करते जा रहे हैं। पिछले साल इतने लोगों ने एयर ट्रैवल किया, इस साल इतने लोगों ने कम एयर ट्रैवल किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी नहीं थी कि वो एयर के जरिए से ट्रैवल करते। यकीनन प्राइसेस बढ़ी हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ी होंगी, लेकिन उसकी वजह से आपका जो कस्टमर है, यू हैव ऑल्सो लूज दैट कस्टमर, वो भी आपने लूज किया है। फिर आते हैं जी एथिकल। एज अ नॉलेजेबल एक्सपर्ट with vast experience within aviation, it is to say that a surge in prices is inevitable। अब एथिकल व्यूज क्या है? अब एक एक्सपर्ट के व्यूज हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। एक एविएशन डिपार्टमेंट का एक एक्सपीरियंस्ड किस्म का एक पर्सन है, उसने कहा कि सर्ज इन प्राइसेस इज इनएविटेबल, यानी प्राइसेस के अंदर जो इंक्रीज था वो होकर ही रहना था, उसके बगैर गुजारा नहीं था। ठीक है, ये एक एथिकल हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आते हैं जी काउंटर आर्गुमेंट्स और रिबटल्स। अब आपने इस जो हमने आर्गुमेंट्स आपके सामने पेश किए, कहते हैं इसके अगेंस्ट क्या काउंटर आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन काउंटर आर्गुमेंट्स वेयर एविडेंसेस और सपोर्ट आर प्रोवाइडेड दैट स्ट्रेंथन द क्लेम, author
frequently presents potential assertions against the very claim, which are referred for as counter arguments. Counter arguments are then rebutted to weaken the arguments against the claim. This way, author acknowledges that although there may be some positions contradictory to his claim stands the same under rebutted grounds. देखें, जब आप अपने एविडेंसेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका क्लेम मजबूत होता है और आप अपने क्लेम के लिए कुछ ना कुछ एविडेंसेस भी देते हैं। लेकिन अगर उस एविडेंस के अगेंस्ट आपके पास कुछ और आर्गुमेंट्स आना शुरू हो जाएं जो काउंटर आर्गुमेंट्स हों, तो फिर एक कॉन्ट्रोडिक्टरी सी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। क्लेम हमने कहा जी कि इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट हमने दी कि 10% सी लाइफ जो है वो हम उसको बचा सकते हैं। फिर हमने काउंटर आर्गुमेंट देते हैं, ह्यूमंस आर द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। इट इज वी ह्यूमंस हु आर नॉट डिस्पोजिंग प्लास्टिक प्रॉपरली। रिबटल, appropriate alternatives to plastic bags are to be encouraged। अब काउंटर आर्गुमेंट्स आपने पहले खुद दिया और उसके बाद अपनी आर्गुमेंट्स को रिबट कर दिया, यानी उसकी के अगेंस्ट में चले गए। यानी एक ऑल्टरनेटिव वे में आप कह सकते हैं कि हमने उसका सॉल्यूशंस बयान करना शुरू कर दिया। अब ये तो है कि ह्यूमन जो हैं उनको पता भी है कि इन्वायरमेंट खराब हो रही है प्लास्टिक बैग्स की वजह से, लेकिन प्लास्टिक बैग्स को अभी भी हम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब हमें करना क्या चाहिए ह्यूमंस को? हम इसके बारे में वैसे तो बहुत ज्यादा कहता है डंडोरा पीट रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक बैग्स कर रहे हैं, सी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ एक खास किस्म के लोग हैं जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले हैं या इन्वायरमेंट को बचाने वाले हैं। शायद वो लोग जो हैं वो तो बड़े बरी हैं इस चीज के बारे में, लेकिन ओवरऑल ह्यूमंस जो हैं वो शायद इतने बरी नहीं है और प्लास्टिक बैग्स को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें प्लास्टिक बैग्स के यूज को डिस्करेज करके उसकी जगह के ऊपर हमें जो दूसरे बैग्स हैं, जो कपड़े के बने हुए बैग्स हैं, क्लोथिंग बैग्स हैं, वो इस्तेमाल हमें करने चाहिए। जी, प्राइस इंक्रीज हमने जिक्र किया था जी। फिर हम आते हैं जी काउंटर आर्गुमेंट्स के इसकी तरफ। सर्टन लॉयल कस्टमर्स विल चूज द सेम ब्रांड इवन इफ प्राइसेस आर इंक्रीज्ड। आप जितनी मर्जी प्राइसेस बढ़ा लें, चाहे आपने माइनर डिफरेंसेस क्यों ना की हो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे आपने अपने फीचर्स को बढ़ाया ही ना हो, फिर भी क्या होगा? कुछ लोग आप ही की प्रोडक्ट को सेल आपके खरीदेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमें ये प्रोडक्ट सूट करती है। रिबटल क्या है जी? देखते हैं जी। दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट क्वालिटी मस्ट बी केप्ट इंटैक्ट एंड देयर मस्ट बी वैल्यू फॉर मनी। आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को उस वक्त तक कायम रख सकते हैं जब तक आप उस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को रिटेन रखेंगे, कायम रखेंगे। क्लेम में हम ये पढ़ते हैं, पे डिक्रीज वाला हमने पढ़ा था, अब इसके काउंटर आर्गुमेंट्स को पढ़ रहे हैं जी। एब्सेंटीज्म डज नॉट मीन दैट एम्प्लॉय इज नॉट प्रोडक्टिव इन प्रेजेंट डेज। फिर रिबटल में आता है जी, एम्प्लॉयज एब्सेंट ड्यूरिंग डेज ऑफ सबमिशन ऑफ्टन मीन्स दैट द असाइंड टास्क वुड नॉट बी डिलीवर्ड। एयर फ्रेज के बारे में और इसी तरह से फिर इन चीजों के बारे में। जी, अब ये पहले मैं एयर फ्रेज का आर्गुमेंट्स पढ़ देता हूं जो कि काउंटर आर्गुमेंट है। चार्जेस ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैव डिक्रीज्ड इन सम कंट्रीज। अब फ्यूल प्राइस होने के बावजूद भी अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो इट्स ए एलिमेंट ऑफ कंसर्न फॉर द पैसेंजर्स। काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद रिबटल पढ़ते हैं जी। रिडक्शन इन एयर फेयर इज टेम्पोरेरी सिंस इन फाइट मील्स आर नॉट परमिटेड। अच्छा, उन्होंने क्या किया? जिन्होंने प्राइसेस जो हैं वो मेंटेन रखी हैं या डिक्रीज भी की हैं, तो बेसिकली उन्होंने फ्लाइट के अंदर मील्स देने बंद कर दिए। ये एक स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। उसके बाद आती है ह्यूमन सेंटर्ड वर्क वेयर इनोवेशन
references and creativity is implied has not been impacted. Not all humans are trained for high order work. Definitely सारे humans तो नहीं कर सकते. So these are arguments, claims, supporting statement, counter arguments and rebuttal. आज के हमने जो टॉपिक था उसके अंदर जो चीजें डिस्कस की हैं, हमने पहले देखा जी आर्गुमेंट्स क्या हैं, फिर पर्पस और रीडर के मुतालिक हमने डिस्कस किया, फिर हमने क्लेम स्टेटमेंट दी, फिर हमने सपोर्टिव एविडेंस उसके साथ दिए, फिर उसके बाद हमने फैक्ट्स और हमने ओपिनियंस के बारे में डिफरेंस को तलाश किया, और फिर इसी के अंदर हमने एजम्पशंस के बारे में भी पढ़ा था कि फैक्ट्स क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं और एजम्पशंस क्या हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जी के सपोर्टिंग स्टेटमेंट यानी ट्रू के बारे में, और फिर उसके बाद हमने रेफरेंसेस और साइटेशंस हवालाजात होने चाहिए हर चीज के बारे में। फिर अपील के अंदर डिस्कस किया हमने तीन चीजों को, हमने इसके अंदर लॉजिक्स को, हमने इसके अंदर इमोशंस को, और फिर हमने इसके अंदर एथिक्स को डिस्कस किया। और फिर लास्ट में हमने कहा जी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड रिबटल्स, इन चीजों को हमने डिस्कस किया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक एंड वी आर गोइंग टू राइट द आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, जिसके अंदर आपकी क्लेम स्टेटमेंट, आर्गुमेंटेटिव स्टेटमेंट, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, आपके अंदर इसकी अपील, आपके अंदर इसके अंदर फैक्ट्स, आपके इसके अंदर ओपिनियंस होने चाहिए, और लास्ट में आर्गुमेंट्स और रिबटल्स जो हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स और रिबटल्स ये होने चाहिए। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दिस लेक्चर इन टू पोर्शंस। एक छोटा क्लिप बनाया है कुछ 7-8 मिनट का, और फिर उसके बाद ये हमने थोड़ा सा लॉन्ग एंड लेंथी क्लिप बना दी है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच यू ऑल ऑफ यू, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज।